हेलो और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कोट से में। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं। कभी कभी ऐसा होता है अमूमन बहुतों के साथ और मेरे साथ भी। हम जब एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो हम बात हिंदी में शुरू करते हैं और फिर बाद में बीच बीच में अंग्रेजी या जिस भाषा में हमारी सहूलियत है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये मेरे साथ होता है। मैं हिंदी में बात करता हूँ, फिर बीच बीच में अंग्रेजी पे उतर आता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो इजी तरीके से पुटअप करने के लिए मैं डेविएट हो जाता हूँ। तो ये आम बात है, तो मैं भी कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ। तो इस लिहाज से मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो पूरी तरह से इंग्लिश में बनाया था, जो मैं नॉर्मली सैटरडेज और संडेज को बनाता हूँ। बहरहाल कल का सब्जेक्ट ही वैसा था कि जिसे मेरी समझ में ऐसा लगा कि मैं वो ज़्यादा बेहतर उस भाषा में पुटअप कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो इंग्लिश में बनाया था। बहरहाल आज हम एक रैपअप करेंगे, कुछ रादर ग्लांस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के कल कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स में। जो 7 मार्च, जो एक दिन पहले जो तारीख थी, उस दिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए हैं, उनमें से मैं एक एक जजमेंट को एक शॉर्ट समरी में पुटअप करूँगा। मैं शुरुआत करूँगा रूमा चक्रवर्ती वर्सेस प्रणब कुमार चक्रवर्ती। ये मैटर कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बारे में एक फैसला दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने, जो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट को ऑब्जर्वेशन में आया that the husband neglect towards his wife's physical and emotional needs, including his failure to provide financial support, emotional care during pregnancy, and avoidance of responsibility towards her and their child, amounted to cruelty under Section 1, Subsection 1IA of the Hindu Marriage Act. The wife was granted divorce. The court also noted that the husband's insincere effort to reconcile and his desertion of his wife and children, which led to the dismissal of this petition seeking restoration of the conjugal right. तो ये मैटर में बहरहाल ये ऐसा पहले भी कई वाकया है जहाँ पे अलग अलग हाईकोर्ट ने इस तरह का व्यू रखा है। बेसिक जो है कि अगर हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर वो डिसएसोसिएट करता है, डिस्चार्ज नहीं करता है जो उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं, तो वो एक क्रूएल्टी है और वो क्रूएल्टी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे जो महिला थी उनको डिवोर्स ग्रांट किया गया। और इस तरह के ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग कई और हाई कोर्ट ने लिए हैं। तो बट बहरहाल ये फाइंडिंग और ये ऑब्जर्वेशन इस मसले में, रूमा चक्रवर्ती वर्सेस प्रणब कुमार चक्रवर्ती मसले में वापस एक बार दोहराया गया। इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा मसला था संजीव कुमार वर्सेस सपना। ये भी सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीला बंसल के समक्ष था, जहाँ पे द कोर्ट डिसमिस द हस्बैंड्स अपील सीकिंग डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ, फाइंडिंग दैट ही फेल्ड टू एस्टैब्लिश his wife's incurable unsound mind or mental disorder and that she committed cruelty against him. The husband alleged that the wife was suffering from the mental illness and threatened to commit suicide, but wife denied these allegations. The court noted that the wife was maintaining their child independently and appeared attentive and communicative during the court proceedings. The court found that the husband's accusation of the wife's mental illness were not supported by the medical evidences, and
and that his action in taking her to mental hospital amounted to mental cruelty. The court held that husband failed to prove that he was entitled to divorce under the Hindu Marriage Act. यहाँ पे ये मसला ऐसा है कि जहाँ पे हस्बैंड की तरफ से एक एक्विजिशन था कि वाइफ दिमागी तौर से संतुलित नहीं है, और ये एक अलेगेशन जो है, और वो एक मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही है और हर बार धमकाती है कि वो सुसाइड कमिट करेंगी। इस चीज़ को कोरैबोरेट नहीं कर पाया हस्बैंड सपोर्टिंग एविडेंस के थ्रू, और जबकि वाइफ ये हर बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंटिवली वो कम्युनिकेट करती थी, वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली ख्याल रखती थी। तो ये एक्विजिशन अपने आप में सरासर गलत एक्विजिशन था, जो कि सपोर्ट नहीं कर पाए किसी भी एविडेंस के साथ में, और ना ही मेडिकल एविडेंस के साथ में। तो इस हिसाब से जो हस्बैंड की जो अपील थी डिवोर्स के लिए वो डिसमिस कर दी। फिर जिंदल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर, ये जस्टिस हरिशंकर के सामने ये मसला था। मसले का सारांश जो है इंग्लिश में है, मैं उससे पहले पढ़ लूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो भी मेरी समझ में आता है। द कोर्ट डिसाइडेड द केस कंसर्निंग इंटरिम एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, an application for an interim injunction in a larger dispute commercial suit between the Jindal Industries Private Limited and the two defendants, Sun City Sheets Private Limited and Rachana Nitin Jindal. The plaintiff sought to restrain the defendant from using the mark Jindal per se in any manner that would infringe the plaintiff's registered trademark. The court ultimately dismissed the application for interim injunction. The primary legal principle ratio decidendi established in this case is that the plaintiff is not entitled to interim injunctive relief as the use of the mark by the defendant does not infringe on the plaintiff's registered trademark or constitute a passing off. Basically ये IPR इश्यू था, जिसमें प्लेंटिफ्स की तरफ से, यानी कि प्लेंटिफ जो यहाँ पे है जिंदल, इनकी तरफ से कमर्शियल सूट फाइल हुआ था, और उसमें इंटरिम एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन के लिए प्रे किया था, जिसमें ये कहा गया था कि उनका जो मार्क है जिंदल, वो रजिस्टर्ड मार्क है, उसे जो डिफेंडेंट है वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। लेकिन जो दस्तावेज कोर्ट के सामने थे उसमें ये जो है प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि जो डिफेंडेंट है वो किसी तरह से प्लेंटिफ्स का मार्क, रजिस्टर्ड मार्क इन्फ्रिंज कर रहा है, या जो उनका कॉन्डक्ट है डिफेंडेंट का उस रजिस्टर्ड मार्क का उसमें कोई पासिंग ऑफ का एक्शन बन सकता है। तो ये इंटरिम एप्लीकेशन अपने आप में डिसमिस कर दी। IPR इशू है, और वेरी इंटरेस्टिंग रहा होगा ये जो भी IPR स्टूडेंट है, जो IPR लॉयर है, इनके फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस कोर्ट के। एक बात बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट के जो IPR जजमेंट्स होते हैं वो मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी और भी कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना इंडिपेंडेंट सोच है, दिल्ली हाई कोर्ट के IPR के रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, और बहुत ही कॉन्शियस और प्रिसाइज होते हैं, और बहुत ही वेल रिटन फाइंडिंग्स होती है। उनके ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से उसे लिखा जाता है, और उसका जो कंक्लूजन जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है उस जजमेंट में। मेरा अपना मानना है कि और भी जो भी हाई कोर्ट्स है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट अगर मेरे को रैंक करनी पड़ेगी तो सबसे टॉप में रहेगा एज फार एज द IPR के जजमेंट्स के बारे में जो वो डिलीवर करते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर जजमेंट होता है, बहुत बेहतर तरीके से उसे लिखा जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि और हाई कोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जो मैं जजमेंट्स औरों को पढ़ता हूँ तो मुझे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगती है, क्योंकि उनके जो फाइंडिंग्स होती है, उनकी जो लिखावट होती है बहुत ही सुंदर होती है। इस लिहाज से मेरा ये कहना है। फिर तीसरा जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर्स वर्सेस MA हाशमी। ये जस्टिस रेखा पिल्ले, जस्टिस रजनीश भटनागर, इनके सामने ये मसला था। ये भी क्या है मैं ज़रा पढ़ के बता दूँ। द कोर्ट क्वैश्ड डिपार्टमेंटल
departmental proceeding against a public servant, finding the 40-year delay in initiating the proceeding is inexplicable and unfair. The public servant has been acquitted in a related criminal case in 2009, and the court held that his superannuation from the service in 2021 further justifies the dismissal of the petition. The court emphasized that once the criminal trial is found to be vitiated for the want of sanction, no opinion on the merits about the prosecution case can be formed against an individual. इसमें एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक कर्मचारी के खिलाफ चल रही थी जो पब्लिक सर्वेंट था, उसे क्वैश किया गया है। हालांकि साइमल्टेनियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की थी उसमें भी वो बंदा 2009 में एक्विट हो चुका था और 2021 में वो सुपर एनुएट हो चुका था, यानी कि रिटायर हो चुका था। उसके बावजूद पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स क्यों बरकरार रही। इसे तो डिपार्टमेंट ने इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए था कायदे से अगर देखा जाए तो, बट ऐसा नहीं किया, इसलिए कोर्ट को ये खारिज करना पड़ा। फिर वीरेंद्र चहल वर्सेस वीरेंद्र एंड स्टेट एंड अनदर, ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने था। इसका जो सारांश है जो अंग्रेजी में लिखा है वो मैं पढ़ के बता दूं। The High Court dismissed a petition to quash an FIR involving allegation of rape and blackmail. The court noted that the petitioner and the victim had entered into settlement agreement, but monetary compensation should not be ground for quashing such serious offences. The court expressed concern over the trial court's role in suggesting a compromise, as it goes against the principle of justice in cases of heinous crime. The judgment emphasized the importance of upholding the dignity and right of victim, ensuring the accountability and delivering justice through the judicial process. The High Court dismissed the petition to quash an FIR involving the allegation of the rape and blackmail. The court noted that petitioner and victim had entered into settlement agreement, but monetary compensation should not be the ground for quashing such serious offences. ये एक पेक्यूलियर मसला है जहाँ पे FIR जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड था, एलिगेशन जो एक्यूज के अगेंस्ट में किया गया था। उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी, उसे क्वैश करने के लिए जो पिटीशन फाइल की थी, जो 482 इनहेरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ CRPC को इन्वोक करते हुए वो डिसमिस कर दी। हालांकि कोर्ट ने ये नोट किया कि पिटिशनर और विक्टिम ने सेटलमेंट एग्रीमेंट अपने आप में एंटर किया था, लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए क्वैशिंग ऑफ द सीरियस ऑफेंसेस है। ये कोर्ट का अपना व्यू था, इस लिहाज से ये पिटिशन डिसमिस की है। मेरा यहाँ पे डेविएशन ये है, ये ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसे अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे कई सारे मसलों में जहाँ पे अगर पार्टी सेटलमेंट अगर कर लेती है, जो उनके भले ये ऑफेंस सीरियस ऑफेंस है बट वो इट रिलेट्स टू द इंटर से पार्टीज, तो मेरे हिसाब से इसे अलाउ कर देना चाहिए था with all humility I submit that it should have been allowed. मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन अलाउ हो जाएगी, ये मेरा व्यू है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा मैं इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। फिर एक केस है राजीव डागर वर्सेस स्टेट एंड अदर, सॉरी राजीव डागर वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कई सारे अच्छे जजमेंट दिए हैं। ये पॉस्को से रिलेटेड है। द कोर्ट कंसिडर्ड अ केस रिगार्डिंग अ रेफरल ऑफ कंप्लेंट फाइल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, द पॉस्को, to mediation. There the victim were minor. The complaint was settled in the mediation center, and on the basis of the settlement the special court closed the complaint. The court held that the case registered under POSCO cannot be referred to the mediation as it is non-compoundable offense and cannot be settled or compromised through the mediated agreement. The court also noted procedural errors in the case, including the police failure to register an FIR and special court's failure to follow the correct procedure for dealing with the complaint under POSCO Act. The petitioner who had filed the complaint on behalf of the minor was not entitled to relief as prayed for due to delay and laches in approaching the court and the conduct of the petition in the case. अपने आप में बहुत करेक्ट व्यू है। You can't compromise the POSCO offences. There is no way, there is no provision that it can be forwarded to the mediation and the settlement is arrived. There is no provision, and that was absolutely wrong
अप्रोच ऑफ द स्पेशल कोर्ट। सो ये अपने आप में सही है कि पॉस्को में आप सेटलमेंट वगैरह नहीं करा सकते हो, सीरियस ऑफेंसेस है और स्पेशल स्टैचूट है, देयर इज नो प्रोविजन। पॉस्को एक्ट में ऐसे का प्रोविजन नहीं है कोई कि आप कंप्लेंट और जो विक्टिम है उनको आप मेडिएशन प्रोसेस में भेज के और आपस में सेटलमेंट करवाओ। ये रॉन्ग अप्रोच था, ये सही जजमेंट है। हालांकि इसके पहले भी जो भी जजमेंट मैंने रेफर किया वो अपने आप में सही जजमेंट है। कुछ जजमेंट मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देगा, इंक्लूडिंग वो जो IPR वाला जजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है वो भी ओवरटर्न कर देगा। समीर महेंद्रू वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, ही इज़ वेरी गुड जज, अनडाउटेडली इज़ वेरी गुड जज। यहाँ पे ये मसला PMLA से है। मैं इसकी फाइंडिंग पढ़ के सुना दूँ आपको। द कोर्ट denied an extension of interim bail to the applicant who had previously been granted interim bail on medical ground for his wife's surgery. The applicant's wife had already undergone to the surgery and there are no compelling reasons to grant interim bail based on her medical condition. The court also discussed the criteria for persons to consider sick or infirm under the provision of Section 45 PMLA, which requires the sickness to be life-threatening and requiring medical assistance that cannot be provided in penitentiary hospital. The applicant's knee surgery does not meet this criteria. The court allowed the applicant to undergo the required surgery while being in custody, subject to rescheduling the surgery date and moving a fresh application before the court for appropriate direction. बेसिकली PMLA से जुड़ा हुआ मसला है। इंटरिम बेल की एप्लीकेशन थी मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन PMLA सेक्शन 45 का जो है ग्राउंड ऑफ मेडिकल बेल, वो अपने आप में इतना लाइफ थ्रेटनिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई नी इंजरी वगैरह ये किसी हिसाब से कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है या इलनेस नहीं है। इस लिहाज से ये बेल एप्लीकेशन, मेडिकल बेल एप्लीकेशन डिसमिस की गई है। यहाँ पे मैं एक चीज़ या एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि एप्लीकेशन जो इंटरिम बेल या बेल की एप्लीकेशन जो मेडिकल ग्राउंड पे ली जाती है, सारे मामलों में नहीं, कई मामले में वाकई सच्चाई होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पे कोर्ट को एक तरफ से प्ले किया जाता है, जो इस तरह के दस्तावेज मेडिकल इलनेस से जुड़े हुए रहते हैं उसको बना कर उसके बेसिस पे कोर्ट का अटेंशन मेडिकल इलनेस पे लाया जाता है और बेल लिया जाता है। ऐसा कई बार ही हुआ है कि एंट्री बेल मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेने के बाद में जो भी एक्यूज है वो तुरंत हॉस्पिटल से 2-4 दिन 5 दिन के बाद में आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ दिखेगा भी नहीं कि कभी 2 दिन पहले 10 दिन पहले बीमार भी था और इसने मेडिकल ग्राउंड पे बेल लिया। ऐसा कई वाक़या हुआ है, आप सभी को अच्छी तरह से वाकिफ़ हुआ। मैंने खुद इस तरह के वाक़ये देखे हैं जहाँ पे मेडिकल ग्राउंड पे बेल इंटरिम बेल लिया गया है और वो बंदा कोर्ट से बाहर आते ही व्हीलचेयर से धर करके उठ के अपनी गाड़ी में, वो भी लग्जरी गाड़ी में बैठ के पूरे मुंबई में ड्राइव कर रहा है और उसके बाद में अपनी लाइफ रोज़मर्रा की लाइफ एकदम बढ़िया से जी रहा है। कहीं पे उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था ये व्यक्ति कभी बीमार भी था और सीरियस बीमार था। तो ऐसा वाक़या हुआ है और हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है बिहार के एक राजनेता के बारे में जिन्होंने भी मेडिकल बेल लिया है और वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर और एक मसला है श्रीमती संतोष देवी वर्सेस स्टेट एंड अनदर, ये अमित शर्मा, जस्टिस अमित शर्मा का जजमेंट है। इन्होंने ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ मसला था। द कोर्ट क्वैश समनिंग ऑर्डर अगेंस्ट द अक्यूज इन केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द अक्यूज्ड, a 65-year-old lady, was not a signatory to the check and was not involved into the day-to-day affairs of the partnership. From the court found that the complainant's case did not fall within the scope of 141 of the NI Act and the summoning order was quashed to prevent the abuse of the process of the law. Obviously 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर आप सिग्नेटरी नहीं हो चेक के और आप अगर ये तो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो और आपको इम्प्लीट किया गया है एज एन एक्यूज और मैजिस्ट्रेट अगर उस कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए
एक मैकेनिकल प्रोसेस इशू कर दे, और ये हर बार ये विडंबना है मजिस्ट्रेट कोर्टों की कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस इशू करते हैं। ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है कि वो मैकेनिकल प्रोसेस इशू कर देते हैं, और वो कैसे इशू करते हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप सभी को पता है। अगर जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कभी एक मुजरिम के तौर पे या कंप्लेनेंट के तौर पे या वकील के तौर पे गया होगा, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने के बाद में फिर वो वेरिफिकेशन जो होता है प्रोसेस इशू होने के पहले, वो किस तरह से होता है वो सभी को मालूम है। ज़्यादातर चीज़ें जो कोर्ट मास्टर होता है वो रेडी करता है, सिर्फ ऊपर रख देता है और वो बताता है ये ऐसा है, 138 है, और फिर वो सिग्नेचर हो जाता है, प्रोसेस इशू हो जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। ये मैकेनिकल प्रोसेस इशू होना अपने आप में बहुत ही बड़ा अब्यूज़ प्रोसेस है। हालांकि मैजिस्ट्रेट ने इस पर अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना चाहिए, जो कि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो नहीं करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, जो इंटर्न जब कोर्ट में हाई कोर्ट में आती है वो क्रैश कर दी जाती है। उसी से जुड़ा हुआ ये मसला था। और 65-year-old लेडी जो सिग्नेटरी नहीं है चेक पे, जिसका कोई रोल नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, और आप उसको एक्यूज़ बना रहे हो जस्ट एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, और कंसर्न मैजिस्ट्रेट प्रोसेस भी इशू कर देते हैं, समन्स भी इशू कर देते हैं, तो ये अपने आप में गलत था। फिर और एक जजमेंट है RR के भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये वापस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन का है। ये कस्टडी से जुड़ा हुआ मसला है। इन हेबियस कॉर्पस पिटिशन, हेबियस कॉर्पस मेरे हिसाब से सभी को मालूम है आज की तारीख में। हेबियस कॉर्पस पिटिशन, द कोर्ट एड्रेस द कस्टडी ऑफ द माइनर डॉटर हुज फादर हैव बीन लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर मदर. The father alleged coercion to join the mother with threats of the false criminal case. The court directed the child remain with her mother until suitable custody proceedings of the family court. The father was allowed to retrieve his belongings from the marital home under police protection. The petition was disposed of with no further orders required. Custody से मामला जुड़ा हुआ था। यहाँ पे फादर का एक एलिगेशन था, the father alleged a coercion to join the mother with threats of the criminal case. मतलब फादर का ये एलिगेशन था कि उनकी जो वाइफ थी वो एक फॉल्स क्रिमिनल केस में उनको इम्प्लीट कर देगी, इस तरह का उनको थ्रेटन वगैरह करती थी। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई जो माइनर चाइल्ड है उसको अपनी मदर के पास ही रहने दो जब तक कि फैमिली कोर्ट कस्टडी बैटल को डिसाइड नहीं करती। और जहाँ तक कि जो फादर की जो बिलोंगिंग्स है वो पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वो मैरिटल होम से वो अपना बिलोंगिंग्स ले सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर कस्टडी पिटिशन प्रोसीडिंग्स अगर फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है तो मुझे नहीं समझ में आया कि हेबियस कॉर्पस पिटिशन क्यों फाइल हुई थी। और नेक्स्ट जजमेंट है नौशाद वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। ये जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस मनोज जैन का है। वापस ये in the matter of writ petition, the court addressed the issue of the wife's whereabouts and the status of her complaint. The investigation revealed that the wife had voluntarily divorced the petitioner and married another woman. The wife, being an adult, confirmed her desire to stay with her new husband. The court, upholding her decision, disposed of the petition, concluding that no further orders were required. The core legal reasoning underscores the significance of an adult individual's right to make an autonomous decision regarding their marriage and personal life. ये पिटिशन का रिलीफ जो था टू लेट नो द वाइफ्स वेयर अबाउट, और अपने आप में एक पेक्यूलर पिटिशन है। क्या कहूँ इसके बारे में। यहाँ पे वाइफ जो है अपने मैरिड हस्बैंड को छोड़ के दूसरे आदमी के साथ रहना उन्होंने पसंद किया था, और कोर्ट ने भी उसी चीज़ को मानते हुए कहा कि वो उनकी इंडिविजुअल राइट है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है तो उनका ऑटोनॉमस डिसीजन है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस भावना एंड अनदर्स, जस्टिस धर्मेश शर्मा का ये फैसला है। The court ruled that in determining the compensation for dependent family members in motor vehicle accident claim, the deduction for personal use and living expenses should be knocked at 1.5 from the annual financial dependency if the claimant is the only financially dependent child. The court also reduced the interest rate
on an awarded amount from 9% to 7.5%. The total compensation was modified to rupees 36,59,000 with interest at the rate of 7.5% from the date of filing of the petition till realization. बेसिकली मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़ा हुआ मसला था, जहाँ पे कोर्ट का ये अपना रूलिंग था कि जो कॉम्पनसेशन है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर से जो रिलेटेड जो है वो उनका जो पर्सनल यूज़ और लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 1.5 फ्रॉम द एनुअल फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के हिसाब से रिनॉकिंग होनी चाहिए। यानी अगर समझो आपका सालाना अगर आपका पर्सनल यूज़ और लिविंग एक्सपेंसेस समझ लो 4 लाख रुपए है, तो उसे 1.5 जो है मतलब कि 2 लाख के हिसाब से माना जाएगा। ये मोटी तौर पे इसका एनोलॉजी होता है जो मेरी समझ में आया। और इसी तरह से ये जो कल इम्पोर्टेंट जजमेंट प्रोनाउंस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाना उचित समझा और ये इन सारे मसलों के साथ में आपके सामने पेश हुआ। बहरहाल और भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह हैं, फिर बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, फिर और भी कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स जो मेरे पास आए हैं, उसे मैं अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू करूँगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहोगे और आपका आशीर्वाद बना रहेगा, इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो आज ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और फिर एक बार हर हर महादेव, जय शंभो। और आपका दिन अच्छे से जाए और भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हुए मैं प्रार्थना भी करता हूँ।